नहीं स्टार्ट हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? गुड इवनिंग। हाँ चलो भाई। ओके, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस होमवर्क है ना? JEE मेंस, आई थिंक मेंस वी हैव डन राइट। हाँ, मेंस डिस्कशन हो चुका है। एडवांस्ड कुछ प्रॉब्लम्स कहाँ तक हमने डिस्कस किया था कल के दिन? एक्सरसाइज 5 शुरू करनी है 1 to 15। ओके, हाँ टफ है, बिल्कुल है, टफ है ना। 1 to 5, एनी डाउट? पता करते हैं ना कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन वाकई में टफ थे। 1 to 5, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। क्लिक करने का प्रॉब्लम है कि देखे कितने लोग सोच पाते हैं। तुमको ऐसा फील हो रहा है क्या कि इंटरेस्टेड इन M-I, इसमें मेरा इंटरेस्ट है, सही, एंड आई वॉन्ट टू मेक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन M ट्रांसपोज M। मुझे M ट्रांसपोज M का यूज करना है और मुझे इसमें इंटरेस्ट है। खुश रहो भाई। तो मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड कंसीडरिंग दिस एक्सप्रेशन। मैंने ये कंसीडर किया। कई लोग समझ गए कि सर ये आइडिया आपको क्यों आया। मैंने बहुत साफ साफ कहा कि मुझे M-I चाहिए और मुझे M ट्रांसपोज M का यूज भी करना है, ठीक। तो अब तुम आराम से यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव इसे ओपन करो। तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी M ट्रांसपोज M माइनस M ट्रांसपोज M ट्रांसपोज M तो I है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। दिस आई कैन रीड। कई लोग जानते हैं कि सर I और I ट्रांसपोज सेम होता है, तो क्या मैं इसे ये रीड कर सकता हूं, I माइनस M होल ट्रांसपोज, सही। अब मेरे ख्याल से तुमको डिटर्मिनेंट में इंटरेस्ट है। दोनों साइड मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया। नाउ यू अंडरस्टैंड कि बाय टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड आई कैन राइट लाइक दिस। इसमें कोई तकलीफ नहीं कि ये मैं लिख सकता हूं, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ AB इज डिटर्मिनेंट A, डिटर्मिनेंट B। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, कई लोग जानते हैं कि सर ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम होता है। रो और कॉलम को इंटरचेंज करो, डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। नाउ इसे M-I बनाना चाहता हूं, तो आई थिंक -1 इंटू M-I। तो कई लोग जानते हैं कि सर -1 इंटू M-I, तो -1 कॉमन फ्रॉम ऑल रोज, तो ये 3x3 है ना ऑर्डर। तो यू विल अंडरस्टैंड कि -1 क्यूब कॉमन, हर एक रो से -1 कॉमन निकाल दिया, है ना। तो एवरी एलिमेंट M-I के एलिमेंट से मैच कर गया। तो ये स्टेप समझ में आया। अब तो तुम प्रॉब्लम खत्म हो गया कि सर डिटर्मिनेंट M-I, इफ आई कलेक्ट ऑल टर्म्स वन साइड, तो कुछ ऐसा बन गया, डिटर्मिनेंट M +1 इज 0। एंड नाउ यू नो कि डिटर्मिनेंट M तो 1 है, तो मानते हो ये 0 हो गया। डिटर्मिनेंट M-I इज 0। क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा मेहनत का क्वेश्चन था।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आई थिंक ax इक्वल टू यू हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। x एक कॉलम वेक्टर है, तो तुम फील कर गए कि सर डिटर्मिनेंट a को 0 होना पड़ेगा। तो इफ आई डू डिटर्मिनेंट a 0, तो ये तुम करना, इससे कुछ फैक्टर आया था, है ना। जहां तक मुझको जो याद है शायद ये फैक्टर आता है, सही। अब तुम एक काम करो, एडजॉइंट a, तुमको तो इनफाइनाइट की कंडीशन पूरी याद है ना कि सर केवल डिटर्मिनेंट a 0 होना सफिशिएंट नहीं है। एडजॉइंट a इंटू यू शुड बी नल मैट्रिक्स ऑल्सो, है ना। अब इसमें तुम नोटिस करोगे जब तुम सारे एलिमेंट को 0 करने जाओगे ना, तो यू विल फाइंड यूज ऑफ दिस कंडीशन कि सर इस कंडीशन को लेके चले ना तो हो जाता है सारे एलिमेंट 0, मतलब यू विल एंड अप विथ c इक्वल टू d। इसके थ्रू कुछ भी नहीं होता है। अगर तुम इसे मानते हो ना कि सर दिस टू बी 0, तो उसके थ्रू कुछ भी नहीं कर पाओगे। हाँ, c इक्वल टू d लेकर के तुम एडजॉइंट इंटू यू के सारे एलिमेंट को 0 करो, तो एक कंडीशन और आती है। वो कंडीशन जो मुझे याद आ रही है, क्योंकि प्योर कैलकुलेशन है, ये तुमको खुद करना है, तो मुझको जो ध्यान आ रहा है वो शायद g इक्वल टू h ये आता है। कोई कंफर्म कर दे कि हाँ सर यही आता है। एडजॉइंट इंटू यू को नल मैट्रिक्स करने से यू गेट दिस कंडीशन, g बराबर h। एग्री? हाँ बिल्कुल, शिवम ने कंफर्म कर दिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं। जो लोग यहां तक पहुंच गए ना कि सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होल्ड कराने के लिए आपको c इक्वल टू डी एंड g इक्वल टू h होल्ड कराना पड़ेगा, बस उसके बाद क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा। उसके बाद तो तुम करते जाओ जो वो कह रहा है कि bx इक्वल टू v कैन नॉट हैव यूनिक। तो यूनिक की कंडीशन होती है डिटर्मिनेंट b नॉट 0। तो तुम एक काम करो, डिटर्मिनेंट b निकालो, और इस कंडीशंस की मदद से तुमको पता पड़ जाएगा कि सर डिटर्मिनेंट b 0 आ जाता है। समझ रहे हो? तो तुम bx इक्वल टू v कर लेना, ठीक। और फिर तुम समझ ही रहो कि सर अब bx इक्वल टू v का नो सॉल्यूशन, तो यार एडजॉइंट b इंटू v को चेक कर लेना कि सर वो नॉट नल मैट्रिक्स आता है, नल मैट्रिक्स नहीं आता है। गॉट इट? अप टू 5 ओवर 6 to 10 क्विकली। क्वेश्चन नंबर 6, अरे नहीं, ये मैं नहीं बताऊंगा, है ना। ये मैं बताऊंगा ना तो फिर तुम आईआईटी पहुंच नहीं पाओगे। तो अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो कि सर मैं आईआईटी ना पहुंच पाऊं, इस सवाल को खुद करना, ठीक। कि यार कई बार का कराया हुआ क्वेश्चन जब आए तो तुमसे बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 ऑल्सो बताने लायक नहीं है, क्योंकि तुम लकी हो ए इन्वर्टिबल है। ए इन्वर्टिबल होने के बाद तुम मुझसे 7th क्वेश्चन पूछ रहे हो। मतलब लोग u1 u2 मैट्रिक्स ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर करके निकाल लेंगे कि सर ए इनवर्स इंटू 1 0 0, ए इनवर्स इंटू 2 3 0, ए इनवर्स इंटू 2 3 1 से u1 मैट्रिक्स u2 मैट्रिक्स u3 मैट्रिक्स आ जाएगी। और फिर जो वो कह रहा है कि u मैट्रिक्स इज व्हाट, u1 एज कॉलम, फर्स्ट कॉलम u1, फर्स्ट सेकंड कॉलम u2, थर्ड कॉलम u3। नहीं, 8 में व्हाट, 8 में तुमको पार्ट पूछना पड़ेगा कि ABCD में क्या, 8 का C। अरे ये तो मैट्रिक्स का सवाल ही नहीं है, ये तो लॉग का सवाल है। हाँ, ये तो पड़ोस से बच्चे को बुला के लाओ, 10th क्लास तक का कोई छोटा बच्चा होगा, देखना वो तुमको a की पावर m प्लस n प्रॉपर्टी बताएगा कि भैया इस क्वेश्चन को प्रॉपर्टी लगाइए a की पावर m प्लस n, है ना। अरे एक क्वेश्चन तो बिल्कुल रेंज का क्वेश्चन है, तुमको फंक्शंस में सिखा दिया मैंने, चलो खुद से कर लेना। मतलब तुम a
पार्ट में तुम रेंज नहीं निकाल पाओगे, जो रेंज में सबसे छोटा नंबर आएगा वो, समझ गए। अब मेरे ख्याल से जिसको लॉग आता है 2 की पावर 3 की पावर माइनस है, तो 3 को यार मतलब लॉग तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई तुम लोग की है। ये रहा 3 की पावर -1, वो उसी छोटे बच्चे को बुलाना जिसने a की पावर m प्लस n बताया था कि भैया इसको हम a की पावर m इंटू a की पावर n लिख सकते हैं। उसी बच्चे को दोबारा बुलाना, वो फिर बताएगा कि भैया a की पावर mn को हम a की पावर m रेज्ड टू n लिख सकते हैं। तो वो माइनस, समझ गए ना। तो ये वो बच्चा बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, वो 10th क्लास या उससे भी छोटी क्लास का बच्चा बता रहा है कि ये लिखिए। और अब तो कई लोग समझदार हैं कि सर ये हो गया log 3 2 और log 3 2 की पावर -1, तो ये आ गया log 2 3। तो ये पूरी क्वांटिटी log 2 3 हो गई। अब 2 की पावर log 2 3 इज 3 ओनली, तो मेरे ख्याल से 3 इंटू 2 की पावर -k। अब मुझे लगता है कि मैं नहीं बताऊं तुमको इसके आगे कि 3 इंटू 2 की पावर -k इज बिटवीन 1 to 2। अब खुद कर लेना, रीडिंग मिस्टेक थी, ओके। चलो अप टू 11 क्विकली, अप टू 11 9 एंड 10। ये थोड़े से दम वाले क्वेश्चन आने शुरू हुए हैं ना कि सर अब थोड़ा सा पता पड़ रहा है कि मैट्रिसेस को जितना इजी समझ रहे थे वो था नहीं, है ना। इस टेस्ट में तुम्हारे मैट्रिक्स का क्वेश्चन डालना है मुझे, है ना। देखना, आई थिंक जेईई मेंस के डिस्कशन में कहीं ना कहीं मैंने ऐसा आइडिया जरूर यूज किया होगा, है ना। पहला पार्ट देखो, 9th क्वेश्चन तो देखो बहुत इजी है, जो भी डिफिकल्टी है वो 10 11 में है। 9 तो तुम आराम से कर सकते हो। सिमेट्रिक मैट्रिसेस 0 या 1, 4 ऑफ देम आर 0। चलो जीरोस पर दिमाग लगाते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि सर मैट्रिक्स सिमेट्रिक, तो मुझे बताओ डायगोनल एलिमेंट पर 0 पर सोचते हैं, हाउ मेनी जीरोस यू कैन टेक हियर। तो जो लोग अकल रखते हैं दे विल से कि सर आइदर यू टेक नो जीरोस, एक भी जीरो मत लीजिए यहां पर, या फिर आप 2 जीरो लीजिए। कुछ लोग समझ रहे हैं ना कि सर वो सिमेट्रिक, जो भी नॉन डायगोनल जीरो होगा उसका सिमेट्रिक एलिमेंट भी 0 होना पड़ेगा, नहीं। तो मैंने इस प्रॉब्लम को ऐसे सोचा, इन डायगोनल देयर आर नो जीरोस, एक भी जीरो नहीं है। तो इसका मतलब है जो तुम्हारे 4 जीरो हैं उसमें 2 जीरो तो यहां फिट कर दो, 2 जीरो। 3c2 वेज, 3c2 वेज में मैंने 2 जीरोस यहां रख दिए, है ना। तो मानते हो कि बाकी के 2 जीरो तो कॉपी हो गए। आई बात समझ में। अब तुम फील कर पा रहे हो कि सर वंस के बारे में सोचे ही मत, अगर आपने 0 को असाइन कर दिया तो रिमेनिंग प्लेसेस ऑक्यूपाइड बाय 1। और देयर आर 2 जीरोस, यहां पर 2 जीरोस हैं, तो डायगोनल में तो तुम कोई से भी 2 जीरो दे दो यार, 2 जीरोस। नाउ यू अंडरस्टैंड कि कोई एक जीरो को यहां पर प्लेस करो कि सर 1 जीरो यू प्लेस हियर, 3c1, और वो बचा जो 4th जीरो, तुम समझ रहे हो कि सर वो तो मिरर इमेज जाएगा ना। आई थिंक दिस इज द आंसर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इजी, आसान है। अब डिफिकल्ट पार्ट तो अब है ना कि सर 10th क्वेश्चन। तो एक बात बताओ, इसका आंसर 12 है, तो तुम लोग वो 12 मैट्रिक्स पूरी लिख लिख के कि सर मैं तो पूरी 12 मैट्रिक्स लिख डालूंगा और सबका डिटर्मिनेंट निकालूंगा, है ना। तो केवल 12 डिटर्मिनेंट तो निकालने हैं और देखने कि कितनों के डिटर्मिनेंट क्या चाहिए तुमको, यूनिक सॉल्यूशन, नॉट 0। सही है ना कि सर 12 मैट्रिसेस बनाएंगे, डिटर्मिनेंट देखेंगे कि कितनों का डिटर्मिनेंट नॉट 0 आ रहा है।
है ना। तो कुछ लोग समझते हैं कि नहीं सर आप ऐसे थोड़ी करोगे, आप क्या कहोगे कि चलो 9 एलिमेंट्स लिखते हैं, है ना, लेट्स राइट 9 एलिमेंट्स। अब इस 9 एलिमेंट में भी कुछ लोग मुझे समझाएंगे कि सर बिल्कुल यही कीजिए जो आपने यहां किया था, जीरोस के अकॉर्डिंग केस। सही कह रहा हूं मैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, सही है मैट्रिक्स। आई वॉन्ट नॉट जीरो, डिटर्मिनेंट नॉट जीरो। अब कुछ लोगों को याद आ रहा है कि हाँ सर ऐसा आइडिया आपने जेईई मेंस के सवाल में भी यूज किया था, अल्फा बीटा गामा, अगेन अल्फा बीटा गामा। दिस इज द फाइनल डिटर्मिनेंट, एग्री? अब मेरे ख्याल से कुछ लोग सोच पा रहे हैं कि सर प्रॉब्लम को इसी तरह से टैकल करते हैं, 3 जीरोस इन डिनोमिनेटर, सॉरी डिनोमिनेटर कह रहा हूं, डायगोनल। ठीक है, ये जो 2 केस बनाए थे ना, तो चलो पहला केस करते हैं। ये पहला केस क्या है? देयर इज नो जीरो इन डायगोनल, यहां पर कोई भी जीरो नहीं है। तो पहला केस में क्या कह रहा हूं कि आउट ऑफ अल्फा बीटा गामा में से 2 जीरो हैं। फील कर पा रहे हो, है ना? अरे समझो यार, तो अल्फा बीटा गामा में कोई 2 जीरो है। तो कोई एक एग्जाम्पल लूं, मान लो कौन से 2 जीरो हैं, अल्फा इज जीरो, बीटा इज जीरो, मान लो। अच्छा, अगर अल्फा बीटा में 2 जीरो हैं तो एबीसी तो तीनों 1 हो गए, 1 1 1, है ना। तो देखो तुम्हारा डिटर्मिनेंट क्या बन गया, 1 माइनस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये तो बेचारा 0 हो गया, माइनस बीटा स्क्वायर। दिस इज योर डिटर्मिनेंट। अभी तुमने क्या कहा कि सर अल्फा बीटा को भी चलो 0 लेते हैं, तो सी व्हाट हैपन। अगर मानते हो, अगर अल्फा बीटा 0 है तो मानते हो गामा 1 होगा, गारंटी? सोचो सोचो, अरे चारों 0 यूज हो गए भाई ओवर अल्फा बीटा, तो गामा बेचारे को तो 1 होना पड़ेगा ना। मानते हो ये तो 0 आ गया, डिटर्मिनेंट 0 आ गया। कुछ लोग समझ रहे हैं? तो तुम क्या चाहते थे? तुम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, तुम यूनिक सॉल्यूशन चाहते थे ना? हाँ बोलते जाओ यार। तो इसका मतलब है अगर मैंने अल्फा बीटा को 0 लिया तो ये तो 0 आ गया, तो क्या मैं इसको 5 बोल दूं कि सर ये आपको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं देगा? तो ये केस रिजेक्ट हो गया, देयर इज नो सच मैट्रिक्स। कुछ लोग समझ गए ना मेरी बात को कि सर मुझे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स काउंट करनी है, तो ये जो आपका केस है इससे एक भी मैट्रिक्स नहीं मिली मुझे, राइट? तो अब मैं उस सेकंड केस पर चलूं। यार अब इसमें तुम लोग समझ चुके हो कि सर अल्फा बीटा को 0 लो या अल्फा गामा को 0 लो या बीटा गामा को 0 लो, बाई सिमेट्री आपको कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं देगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं मिलेगी। तो ये तो आपको 5 आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं इस सेकंड केस की। सेकंड केस में तुमने क्या कहा था? आउट ऑफ एबीसी 2 जीरो हैं, कोई 2 जीरो यहां, और एंड आउट ऑफ अल्फा बीटा गामा 1 इज 0। ठीक, तो एबीसी को तुमने क्या कहा है कि सर 2 जीरो हैं, तो ये बेचारा 0 हो गया। तो अभी डिटरमिनेंट क्या आ गया? फिर से कोई एग्जाम्पल ले लूं,
तुमने अभी भी मुझसे कहा ना कि सर आउट ऑफ एबीसी 2 आर जीरोस, तो किसी दो को जीरो मानते हैं। चलो, ए इज जीरो, बी इज जीरो। तो लेट्स सी व्हाट हैपन टू क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट। तो 0 0 0, आई एम लेफ्ट विद माइनस अल्फा स्क्वायर। यार तुमने अगर ए बी को 0 बोला है तो सी तो 1 हो गया ना, माइनस अल्फा स्क्वायर। अल्फा बीटा गामा मानते हो सर ये भी 0, क्योंकि एक अल्फा बीटा गामा में कोई एक तो 0 है ना, ये भी 0। तो मेरे ख्याल से यह आया ना डिटर्मिनेंट। दिमाग लगाओ कि सर ये रहा आपका डिटर्मिनेंट। अगर आपने ए और बी को 0 लिया तो क्या यहां पर तुम समझते हो कि अगर तुमको नॉन सिंगुलर आंसर चाहिए तो अल्फा को 1 लेना पड़ेगा। तो इफ यू कंसीडर दिस यू विल हैव टू टेक अल्फा 1, ये तुमको 1 लेना पड़ेगा। अब सोचो व्हाट अबाउट बीटा गामा। बीटा गामा पर क्या कंडीशन है, क्योंकि तुमने ए 0 लिया, बी 0 लिया, सी 1 होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि तुमने कहा था कि यहां पर 2 जीरोस हैं। तो ए बी सी डिसाइड हो गया, अल्फा डिसाइड हो गया। तो मानते हो सर आउट ऑफ अल्फा बीटा गामा मुझे एक 0 लेना था। तो क्या तुमको लगता नहीं यहां पर 2 पॉसिबिलिटी आ गई, या तो बीटा 0 ले लो गामा 1, या फिर बीटा 1 ले लो गामा 0। तो करस्पॉन्डिंग टू दिस केस हाउ मेनी मैट्रिसेस? 2। देयर आर 2 मैट्रिसेस। अब क्या तुम कॉमन सेंस से सोच सकते हो कि इसी तरह से अगर आपने बी और सी को 0 लिया होता तो भी 2 आंसर आते, है ना। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मैट्रिसेस हाउ मेनी? 2 + 2 + 2। 3 पॉसिबिलिटी ना, A and B are 0, B and C are 0, C and A are 0। तो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन तो छोटे क्लास में कैलकुलेशन टाइप होता है ना, कैलकुलेशन करते हैं। तो ये अच्छा है ना, यही तो रियल मैथ्स है। डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट, ये थोड़ी होती है रियल मैथ्स। रियल मैथ्स इज टॉक अबाउट नंबर्स, नंबर के बारे में बात करो, नहीं। अब देखो ये जो इसका आखिरी पार्ट है ना 11, ये थोड़ा चैलेंजिंग है। इसके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने तो मैट्रिसेस बनाई थी। कि अब तुम्हारे पास टोटल 6 मैट्रिसेस है ना, तुमने यहां पर जो केसेस बनाए थे उसमें तुम इतना समझ चुके हो ना कि सर खाली 6 मैट्रिक्स बची है। तो यार अब तुम्हारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है अदर देन कि एडजॉइंट इनटू, ये कोई भी नाम दे दो यार, एडजॉइंट ए इनटू यू। इसको निकाल करके चेक करो कि क्या नल मैट्रिक्स आ रहा है और कब नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर शायद 3 आता है या 4 आता है, मैं कंफ्यूज हूं थोड़ा। 11th में कितना आंसर आया था, है ना, 3 या 4 में से कुछ आया था। अप टू 15, है ना। तो आईआईटी वाले भी एकदम से क्या होता है, जागते हैं, ठीक। तो वो नंबर थ्योरी के पीछे पड़े कि थोड़ी चलो लोगों की अलजेब्रा चेक करते हैं। तो उन्होंने कंटिन्यूएशन में दे दिया कि सर 2009 में दे दिया और फिर कंटिन्यूएशन में 2010। तो इससे तुमको क्या समझ आता है कि अगर आईआईटी किसी कंसेप्ट को पकड़ता है तो उस कंसेप्ट को कुछ साल तक कंटिन्यू करता है कि चलो थोड़ा आगे और इनको नंबर्स पर थोड़ा घुमाते हैं। 12th क्वेश्चन के लिए तो तुम पढ़ाई करो यार, ठीक है ना। तुमको शायद नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में थोड़ा ज्ञान कम है आई थिंक, नहीं। कि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ है a इंटू एक्स वाई जेड, ये 3 अननोन बन रहा है और इसमें हमको यही नहीं पता कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के क्या क्या आंसर्स होते हैं, ठीक है। तो इस बारे में घर पर सोचना आराम से, शायद तुमको पढ़ाया हो। नाउ नेक्स्ट पैरा 14 and 15 आर चैलेंजिंग, गुड प्रॉब्लम्स। इसके लिए तो इवन मुझको तुमको नई थ्योरी सिखानी पड़ेगी, पता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने छोटे भाई बहनों को बोलो कि आईआईटी वाईआईटी छोड़ो, नंबर थ्योरी पढ़ो, ज्योमेट्री पढ़ो, काम आएगी। क्योंकि ये कंसेप्ट बिफोर 10th पढ़ा जाता है,
ठीक है ना, जो मैं इस सवाल में यूज करूंगा। तो खैर देर नहीं हुई है, तुमको तो लकी हो तुम कि सर चलो कम से कम कोई बताने वाला मिल तो गया। ओके 13 तो देखो इजी था, है ना, 13 में चैलेंज नहीं है। ए इज सिमेट्रिक या स्क्यू, स्क्यू तो सबको रटा हुआ है, 0 0 अल्फा माइनस अल्फा, ये होता है स्क्यू, है ना। तो तुम क्या चाहते हो, डिविजिबल बाई पी, डिटर्मिनेंट डिविजिबल बाई पी, तो डिटर्मिनेंट तो अल्फा स्क्वायर हो गया, अल्फा नहीं ए बी है यार, बी, अल्फा लिख के मत कंफ्यूज हो, बी माइनस बी, स्क्यू काउंट करवा रहा हूं तुमको, बी स्क्वायर, मानते हो डिविजिबल बाई पी, और तुमने पढ़ लिया ना कि एबीसी टेक वैल्यू 0 से p माइनस 1, तो क्या दिख रहा है कि सर b को आपको 0 लेना पड़ेगा, अदरवाइज डिविजिबल बाई p वेयर p इज ए प्राइम नहीं हो पाएगा, तो b को 0 होना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से समझ गए सर कि सर एबीसी सब 0 हो गया, है ना, एबीसी ऑल 0, तो ओनली वन मैट्रिक्स आई गॉट। अब चलो सिमेट्रिक चलते हैं, ए बी बी, आई थिंक ये सिमेट्रिक हुआ ना, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई वॉन्ट डिविजिबल बाई पी वेयर पी इज ए प्राइम नंबर। अब मैंने इसे कैसे सोचा, मैंने कहा कि चलो इसे डिविजिबल बाई पी बनाते हैं, आइदर दिस इज डिविजिबल बाई पी और दिस इज डिविजिबल बाई पी। सोचो सोचो आराम से, है ना, किसी एक को, चिंता मत करो कि सर p का कुछ हिस्सा यहां आ जाए, p का कुछ हिस्सा यहां आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि p तो प्राइम नंबर है। ऐसा थोड़ी कि 6 डिविजिबल बाई 6 कि सर ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, लो आपको 6 से डिविजिबल मिल गया। समझ पा रहे हो ना? ऐसा नहीं है ना, क्योंकि यहां पर p इज ए प्राइम नंबर, तो पूरी की पूरी डिविजिबिलिटी होनी पड़ेगी। तो आई एम गोइंग टू मेक दिस डिविजिबल बाई p। तो क्या तुम फॉलो कर रहे हो कि सर a माइनस बी माइनस पी माइनस 1 से लेके p माइनस 1 के बीच में लाई करेगा, वो वैल्यू पढ़ो 0 1 2 3 अप टू p माइनस 1। सोचो, तो जो a माइनस बी है उसकी लोएस्ट वैल्यू माइनस पी माइनस 1 बन रही है, और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो p माइनस 1। तो अगर तुम चाहते हो कि ये नंबर डिविजिबल बाय p बने, तो इसे 0 होना पड़ेगा, मतलब 0 0 1 1 ओनली फॉर दिस आई गेट a माइनस p डिविजिबल बाई p। p माइनस 11 लिखा है यार, वो p माइनस 1 है। अब तक तो मुझे किसी ने ऐसा कहा नहीं यार, अगर होगा तो अब करेक्शन हो जाएगा तुम्हारी शीट में, और क्या कहूं मैं। अच्छा, तुम्हारे में भी p माइनस 11 लिखा है, मेक इट p माइनस 1, ठीक है ना। ओके, अब इसे काउंट करते हैं, दिस डिविजिबल बाई p। यार इतने सारे लोग, रुको मैं अभी हाथ के हाथ बता के आऊंगा ना, अभी रुको, अभी होल्ड करो, क्योंकि मैं क्लास के बाद क्या ना भूल जाता हूं करेक्शन। ओके, अब a प्लस बी लेते हैं डिविजिबल बाई p, तो इसमें आराम से ऑब्जर्व होगा 1, तो अगला p माइनस 1, सही, 2, अरे टोटल काउंटिंग कर रहा हूं और कुछ भी नहीं है, एंड सो ऑन। तो मानते वो जो तुमने मेहनत करके ये केस गिना था कि सर ऑल आर 0, तुमको लगता नहीं वो केस यहां भी कवर हो गया?
तो उस केस को मैं छोड़ दूं कि सर वो यहां भी काउंट में आ गया है, ऑल आर जीरो, ए बी सी डी ऑल जीरो इज काउंटेड हियर ऑल्सो, तो गिन लो कितने हुए ये, है ना। तो मेरे ख्याल से दिख रहा है कि सर ये रहे P और ये रहे P-1, तो आंसर इज 2P-1, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 ऑल्सो माइनस इज रिटन इंस्टेड ऑफ इक्वल टू, अरे यार ये क्या है, शीट तो सही टाइप करी है लेकिन ये अपलोडिंग में ये लोग प्रॉब्लम कर दे रहे हैं, है ना। अपलोड में मैंने भी देखा कि यहाँ कंप्यूटर में शीट तो सही टाइप्ड है लेकिन वो जो अपलोड होता है ना वहाँ एरर है। चलो कोई नहीं, तुम लोग कंप्लेंट करते जाओ, सही होता जाएगा और क्या, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी वो बीच में इक्वल टू था, राइट। अब इस क्वेश्चन के लिए मुझे तुमको पता है पूरी एक नई थ्योरी बतानी पड़ेगी, तो मैं एक काम करता हूं, तुम लोग जेन्युइन अटेम्प्ट तो दे पाए नहीं हो कि सर वो P-11 लिखा था, तो तुम इस क्वेश्चन को घर पे दोबारा करना, ठीक है। मैं तुमको बस एक छोटी सी थ्योरी बता देता हूं, मे बी अगर मैं तुमको अभी भी कह दूं ना अटेम्प्ट करने को तब भी तुम फंस जाओगे। मैं एक तुमको नया कंसेप्ट सिखा देता हूं, फिर तुम इस क्वेश्चन को री अटेम्प्ट करना घर पर, ठीक। तो एक अच्छा सा नोट बनाओ, M and N, राइट, दे आर को प्राइम, को प्राइम तो समझते हो ना, HCF1, दे आर को प्राइम नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो बहुत काम की बात बता रहा हूं, M 2M 3M up to N-1M if you divide by N, ओके। अगर तुम N से डिवाइड करते हो तो कम से कम इतना तो तुम्हारे में कॉमन सेंस होगा ना कि these numbers are all not divisible by N, कम से कम इतना सोचो। बताओ भाई आयुष, जिससे जो बात पूछनी चाहिए उससे वो बात पूछें अपन, है ना। एक सेकंड, ओके। तो इतनी बात तो क्लिक की क्योंकि दे आर को प्राइम, राइट, को प्राइम। तो M में जो है N का कोई भी प्राइम नंबर फैक्टर नहीं है। ऐसा नहीं है कि N जो है 2 की पावर 3 की पावर कंटेन कर रहा है और N 2 की कुछ पावर M में कट गई और कुछ नहीं कटी, ऐसा नहीं है, सही है ना। को प्राइम समझते हो गया ना। तो ये जो है N का कोई भी प्राइम फैक्टर कंटेन नहीं कर रहा है, तो ये जितने नंबर है 1 2 3, तो अगर तुम चाहते हो कि मैं M को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करूं और वो N से डिवाइड हो जाए, तो ऐसा सिर्फ तब होगा, कॉमन सेंस, कि सर जो K आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना M में, उसको खुद को N से डिविजिबल होना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि M तो एक सिंगल फैक्टर भी N का कंटेन नहीं कर रहा है, तो इसलिए K टाइम्स M, वो K को खुद N से डिविजिबल होना पड़ेगा। और यहां पर तुम आराम से देख सकते हो कि सर ये तो आप 1 2 3 अप टू N-1, तो जितने भी आपने इंटीजर M में मल्टीप्लाई किए हैं वो कोई भी N से डिविजिबल नहीं है। तो आराम से बात समझ आई कि दे आर ऑल नॉट डिविजिबल बाई N, ठीक। तो ये बात मैं तुमको कन्वे नहीं करना चाह रहा था, ये तो तुम समझ सकते थे इजीली। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये
कि दे आर ऑल नॉट डिविजिबल, they will leave, these numbers will leave all remainders from 1 to n-1। ये बात इंपॉर्टेंट है, तो आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस पॉइंट। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये जितने नंबर्स है ना, जब तुम n से डिवाइड करोगे तो तुमको रिमाइंडर 1 भी मिलेगा, रिमाइंडर 2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा, n-1 भी मिलेगा, तुमको सारे रिमाइंडर मिलेंगे। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, रटो, ठीक है कि सर ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, राइट। अब तुम्हारे में से कोई जो थोड़ा सा समझने की क्षमता रखता है वो कहेगा कि सर हाउ, वैसे तो वो घर पे खुद से भी सोच सकता है, ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं तुमको ये बात प्रूव कर दूं कि ऑल दीज नंबर्स विल गिव डिस्टिंक्ट रिमाइंडर, ये सारे नंबर n से डिवाइड करने पर डिस्टिंक्ट रिमाइंडर देते हैं, डिस्टिंक्ट डिफरेंट रिमाइंडर, तो गारंटी ये प्रूफ हो जाएगा कि यार n-1 नंबर्स थे, सारे के सारे नॉट डिविजिबल थे, सबका रिमाइंडर अलग अलग आना है, तो फिर तो आपको 1 से लेकर के n-1 तक सारे रिमाइंडर लाने पड़ेंगे, है ना। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा है कि दिस विल गिव यू रिमाइंडर 1, दिस विल गिव यू रिमाइंडर 2, ये मैंने नहीं कहा, ध्यान रखना। हो सकता है रिमाइंडर 1 3m विल गिव, हो सकता है 2 रिमाइंडर n-1 इंटू m विल गिव, तो मुझे ऑर्डर नहीं पता है, ध्यान रखना। विच नंबर विल गिव वॉट रिमाइंडर दैट आई डोंट नो, बट आई ओनली नो कि दे ऑल विल गिव यू रिमाइंडर फ्रॉम 1 to n-1, दैट्स इट, समझे। तो अब जितने लोग जानना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से मैंने पूरा वैसे थीम समझा दिया है कि यार सबके रिमाइंडर डिस्टिंक्ट प्रूफ करो, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको कॉन्ट्राडिक्शन से कर देते हैं। मान लो आउट ऑफ दीज किसी दो का रिमाइंडर सेम है, मान लो k1m एंड k2m विल गिव यू सेम रिमाइंडर, है ना। तो n q1 प्लस r, रिमाइंडर इज r, n q2, अरे क्वेश्चन रिमाइंडर सब समझते हो तुम, ये भी r, है ना। सर हमने मान लिया कि आउट ऑफ देम कोई दो नंबर है k1m k2m जिसका सेम रिमाइंडर है। अब मैंने इमीडिएट क्या कहा, मैंने कहा दोनों का सब्ट्रैक्शन करो जरा, अरे जो नंबर बड़ा है ना उससे छोटे को घटाओ। मान लो k2 बड़ा है, तो इफ आई सब्ट्रैक्ट आई गेट दिस। तो क्या तुमको लगा कि अरे सर ये तो n से डिविजिबल आ गया, ये जो नंबर है दिस इज डिविजिबल बाई n। अब मुझे बताओ, क्या तुमको फील नहीं हो रहा कि सर दीज मैनी नंबर्स जिसमें से कोई दो आपने एज्यूम किए, तुमको लगता नहीं ये जो दोनों का डिफरेंस है ये इन्हीं में से कोई है। सोचो, अरे तुमने एक नंबर का 7m, तुमने दूसरा नंबर का 3m, तो क्या तुमको लगता नहीं कि सर डिफरेंस तो 4m आया, एंड 4m इज वन ऑफ देम, ठीक है। तो क्या मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो गया कि अरे 4m तो डिविजिबल बाई n आ गया, तो इसका मतलब है मेरा एजम्पशन गलत था। 2 of them cannot give same remainder when divided by n। तो बस अब मेरे ख्याल से तुमको प्रूफ समझ आ गया कि all of these numbers leave remainder 1 to n-1। Got it? योगेश चिंता मत करो, 45 मिनट वेस्ट थोड़ी हुए, 3 आवर्स वेस्ट होंगे कि सर वो आईआईटी के एग्जाम में जा करके एग्जाम देना, 3 आवर्स वेस्टेड। 3 घंटे होते हैं, 2 घंटे होते हैं, हाँ 3 घंटे होते हैं यार,
9 से, हाँ 3 घंटे होते हैं, ठीक है। तो डोंट वेस्ट 45, है ना, 45 मिनट की सेविंग मत करो, मैं कहूंगा 3 घंटे की सेविंग करो, वो ज्यादा बड़ी सेविंग है। नहीं बताओ भाई, हमारे में से एक बंदा तुम्हारी क्लास में कह रहा है कि 45 मिनट वेस्ट हो गए, है ना, दिस इज अ वेस्ट। तो थिंक वो यहाँ क्या करने आया है। हाँ वो तो मैंने पेपर 1 का, अरे क्या पता वो पेपर 1 पेपर 2 की उसको जरूरत ही ना पड़े, क्या पता वो मेंस में ही निपट जाए कि सर मेंस के आगे भी तो एडवांस के लिए क्वालिफाई होना पड़ता है, क्या पता 3 घंटे वेस्ट के बाद में 6 घंटे की आवश्यकता ही ना पड़े। नहीं, ऐसा संभव है कि नहीं। अब ये जो थीम मैंने समझाया है ना, अब तुम घर पर सोचना कि सर अब वो P-11 को P-1 लिख करके देखते हैं क्वेश्चन बनता है कि नहीं। और क्या होमवर्क था यार, जीएन बर्मन, पहले बर्मन करेंगे, पेपर 2 को क्लास के यार एंड में, चलो ठीक है एंड में थ्योरी पढ़ा दूंगा टाओ, है ना, अप टू 7:30 क्लास होती है ना, तो ठीक है। नहीं 7:30 नहीं 7:15 होती है, तो डोंट वरी आई विल टेक अप टू 7:30, राइट। तो थ्योरी के पार्ट में तुम लोगों का चुप रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे आजकल शायद चैट इन्होंने 15 मिनट शायद एक्सटेंड किया, आई थिंक सो। ओके लेट्स डू क्विकली जीएन बर्मन। पता है जिस बच्चे को क्लास में समझ में नहीं आता ना, उसके लिए पता है सबसे अच्छा क्या होता है, एक वो क्लास अटेंड ना करे, 2 अगर वो क्लास में है तो वो चुप रहे, कुछ ना बोले, ठीक है ना। ओके 1751 to 60 क्विकली अप टू 60। एनी डाउट? नहीं, जो मैं कॉल कर रहा हूं उसका रिस्पॉन्ड करो, नो डाउट। अरे यार 53 तुम कैसे पूछ सकते हो यार, a की पावर 3x क्लास में फॉर्मूला लिखवाया था, आंसर बोल देता हूं, a की पावर 3x अपॉन ln a क्यूब। अरे वो 10th क्लास के बच्चे को बुलाओगे क्या कि सर वो 10th या उससे नीचे वाले बच्चे को बुलाना है, a क्यूब की पावर x, वो मदद करेगा। आंसर a क्यूब की पावर x अपॉन ln a क्यूब। सोचो ये मैंने क्या कर दिया, है ना। अरे जीएन बर्मन कुछ ज्यादा ही इजी, अभी अपन आगे बढ़ेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। जीएन बर्मन वो किताब है जो तुमको इंटीग्रेशन सॉल्व करना सिखाएगा, समझ गए। 56, अरे यार इतने डाउट मत पूछो यार, e की पावर एक्स स्क्वायर लिखा है, अगर तुम्हारी बुक में करेक्शन हो तो कर लेना, e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अब कुछ लोग इसको ओरली कर लेंगे कि सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है एक्स, 2x, तो वो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो ये क्वेश्चन e की पावर t dt पढ़ने में आ गया, तो आंसर इज e की पावर t। क्या चीज, ln a क्यूब एकदम सही लिखा है, वो फॉर्मूला पढ़ना है जा करके, a की पावर x का फॉर्मूला क्या सिखाया था, है ना होशिता, याद करो। सर आपने 3 की पावर x प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर कुछ कराया था, तो मैंने 3 की पावर 2x को क्या 9 की पावर x नहीं लिखा था, तो ऐसा ही तो यहां करूंगा, ठीक। 1770, एक मिनट, मैंने अभी 60 तक कॉल किए थे, है ना, अप टू 60 डन, हाँ हो गया, वो e की पावर t dt पढ़ने में आ गया ना, हाफ कॉमन, तो आंसर इसका फाइनल है हाफ e की पावर एक्स स्क्वायर इज फाइनल आंसर प्लस c। अच्छा बुक में मिसप्रिंट नहीं है, अच्छा ठीक है, तो नहीं मैंने इसलिए मिसप्रिंट सोचा ना क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन पूछा ना, तो मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि कहीं बुक में मिसप्रिंटिंग तो नहीं है। 61 to 70, 64 and 70, 64
ओरल करते जाते हैं। x अपॉन एक्स की पावर 4। चलो थोड़े से ओरल स्किल्स चेक करते हैं। तुमको तो पता है ना, मेरा दिमाग डेरिवेटिव से चलता है, तो x dx को देख के फील आई कि सर एक्स स्क्वायर का ऊपर डेरिवेटिव है, तो एक्स स्क्वायर को मन में t लिखोगे कि सर मैंने मन में t लिख लिया, तो ऊपर 2x dx चाहिए, तो हाफ कॉमन 2x dx अपॉन 1 प्लस x4। तो वो एक्स स्क्वायर को तुमने मन में t पढ़ा, तो क्या ये dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर नहीं बन गया? तो इसका आंसर होता है tan इनवर्स ऑफ t। तो फाइनल आंसर हाफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। देखो सौम्यदीप ने आंसर लिखा है, अदरवाइज मैं बोल नहीं पाता, ठीक है ना। तो सौम्यदीप ने मदद की है, मैं सौम्यदीप के आंसर को पढ़ के बोल रहा हूं, ठीक है। आंसर इज हाफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। सब लोग समझ गए भाई? 1768। अरे तुम लोग ओरल आंसरिंग करना सीख जाओ यार, हटाओ कि सर 68 में ऊपर e की पावर x है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, तो e की पावर x को मन में t पढ़िए, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 पढ़ने में आया। तो सौम्यदीप फिर से लिख सकता है या मैं पढ़ूं अब की बार? तो आंसर इज 1/2 tan इनवर्स x e की पावर x बाई 4। गॉट इट? 1/2 है ना, वो फॉर्मूला याद होगा ना, 1/a tan इनवर्स x बाई ए। 1770। अरे तो सब सेम क्वेश्चंस हैं। 70 जिसने पूछा है, दिस ऑल्सो इज एग्जैक्टली सेम कि सर साइन अल्फा को मन में t पढ़िए, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन पढ़ने में आएगा, ऊपर cos अल्फा डी अल्फा dt बन गया, तो dt अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो आंसर 1/a tan इनवर्स साइन अल्फा अपॉन ए। मेरे ख्याल से समझ गए। हाँ, वो अंदर e की पावर x बाई 2, बिल्कुल ठीक, सम्यक। मैंने बाई 2 नहीं बोला था क्या? बिल्कुल ठीक। तो 1768 का आंसर एक्चुअली tan इनवर्स, मेरे ख्याल से मैंने शायद, हाँ तुम ठीक करो, मैंने बाई 2 मिस कर दिया था। ये 1/a tan इनवर्स x बाई ए, तो यहां भी तो बाई ए लिखना था। दिस इज 68 एंड 70 इज, ये रहा 70। यार फॉर्मूले के क्वेश्चन मत पूछो यार, इतने इजी इजी क्वेश्चन हैं। ओके, 71 to 80, 73, 77, 80। ओके 73। थोड़े इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस की फील लाओ यार। 73 आराम से दो इंटीग्रल में तोड़ो। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, कहना सर ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये तो डायरेक्ट हो गया। और रहा अगला, कहना सर वो ऊपर डेरिवेटिव से फील आ रही है, x जो है वो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है। तो अगर मैं इस पूरे को मन में t पढ़ लू, मन में, तो ये हुआ dt। सोचो बात को। आंसर डायरेक्ट लिखें, किसी को तकलीफ थोड़ी हो रही है कि सर आप सब्स्टिट्यूशन नहीं करा रहे हो यार, है ना। तो ये तो साइन इनवर्स हो गया, और आई थिंक ये dt बाई रूट टी लिखा हुआ है। मन में सोचो, इसे t पढ़ा तो ये dt बन गया। dt बाई रूट टी का मतलब होता है 2 रूट टी, तो 2 रूट टी, मानते हो बाहर माइनस हाफ। आंसर साइन इनवर्स x माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। 73 के बाद कौन सा बोला था? 77 बोला था। पार्शियली थोड़ी कहलाता है, ये दो इंटीग्रल में तोड़ दिया है। मतलब इंटीग्रल f1 प्लस f2 को मैं इंटीग्रल f1 dx प्लस इंटीग्रल f2 dx नहीं लिख सकता। 77 बोला था यार, है ना। 75 क्या करोगे पूछ के? चलो तुमको धीरे धीरे अपनी इंटीग्रेशन के थोड़े टर्म्स से कंफर्टेबल करता जाता हूं, है ना। अभी फर्स्ट टाइम है, लेकिन धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाओगे। मेरी एक लाइकिंग है, मालूम है,
मेरी क्या लाइकिंग है तुमको बताता हूं। मेरी लाइकिंग है, मैं जो अंडर रूट होता है ना उसको डिनोमिनेटर में लाइक करता हूं। डिनोमिनेटर में नहीं, 75 भी किसी ने पूछा है केवल, है ना, बाकी लोग भी पूछ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर नीचे 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया। तो इफ आई गो 1 माइनस एक्स, अरे पहले अच्छा सॉल्यूशन देखते हैं, बाद में वो थोड़ा सा बुरा सॉल्यूशन भी देख लेंगे। मानते हो ये कन्वर्ट हो गया। मेरे ख्याल से अब मैं इसके बाद नहीं बताऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन यही बन गया, सेम बन गया कि सर सेम बन गया, है ना, 75। अरे तुम आंसर रॉन्ग क्यों बोल रहे हो आदित्य? मैंने लास्ट क्लास में साफ कहा था, जीएन बर्मन सॉल्व करनी है, पीछे के आंसर्स बिल्कुल टैली करने ही नहीं मुझे, समझ गए। 76 मेरे ख्याल से मुझे बस इतना हिंट लिखना बहुत है ना कि सर इसके आगे आप एक वर्ड मत बोलिएगा, कुछ हमारे लिए भी छोड़िए, है ना, कि हाउ टू टैकल दिस, हाउ टू टैकल दिस, ये हमारे लिए सही है ना। कुछ भी नहीं बोल रहा मैं, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, डू योर सेल्फ। मैं बोल दूं, चलो बोल देता हूं, हटाओ। इसका आंसर है हाफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। इसका आंसर है 1/4 ln 1 प्लस x4। आराम से सोचना कैसे, ठीक। कोई अननेसेसरी मुझे तब से बोल रहा है कि सर कॉस थीटा या साइन थीटा, ठीक है। मैं क्या थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति का हूं, है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को मैं काफी ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करता हूं, काफी ज्यादा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। और वही जब तुम डेफिनिट पढ़ोगे ना, तब तुम लोग देखोगे कि सर आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को बहुत लाइक करते हो। उसका कारण तुमको तब पता पड़ेगा कि क्यों, है ना। यार इसमें बहुत आलस आता है, पहले थीटा पुट करके थीटा में आंसर निकाल लाओ, फिर थीटा को वापस एक्स में कन्वर्ट करो, तो थोड़ा सा आलस आता है। तो मैं कोशिश करता हूं कि क्या बगैर थीटा में जाए डायरेक्ट कर सकता हूं। अगर हो जाता है तो गुड, नहीं होता तो कहता कि चलो बाकियों की तरह मैं भी करता हूं कि यार वो ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया जाता है एक्स को कॉस थीटा डाल दो, तो ये tan थीटा बाई 2 बन गया, अंडर रूट पूरा ही tan थीटा बाई 2 बन गया, और tan थीटा बाई 2 का तो फॉर्मूला मेरे को सिखाया हुआ है, समझ गए ना। 78, ये तो किसी ने अगर रैशनलाइज कर दिया होता तो फिर उससे ये क्वेश्चन बन जाता, नहीं तो ऊपर नीचे x माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे सोचो क्या आया, नीचे 1 आ गया, है ना, डिनोमिनेटर में 1 आ गया। अब कुछ भी खास नहीं किया, होल स्क्वायर खोल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x अंडर रूट। देखो कितना चैलेंजिंग क्वेश्चन था ये सर, टू डिफिकल्ट, है बहुत डिफिकल्ट सवाल आ रहे हैं। तो कई लोग तो इसको आंसर ही कर गए कि 2x क्यूब बाय 3 माइनस एक्स रूट टी डी टी। कई लोग समझ गए ना कि सर वो डेरिवेटिव की फीलिंग, इस पूरे को टी पढ़िए, ये डी टी है, तो ये रूट टी डी टी पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये रहा आंसर, है ना। कुछ समझ रहे हो? अब थोड़ा सा कि सर लेंदी सॉल्यूशन भी कभी कभी बता दिया करो, है ना, तो चलो थोड़ा सा लेंदी सॉल्यूशन भी करते हैं, राइट। अरे यार हमको हर तरीके की आदत होनी चाहिए, ठीक। कब कौन सा आइडिया काम करे क्या पता। I called
दिस टू बी टी, इसको मैंने टी बोला। लेकिन देखो रैशनलाइजेशन तो मेरी हैबिट है भाई, इसको देख करके मन में तो एक बार विचार आ रहा है कि चलो रैशनलाइज करते हैं। तो मानते हो x माइनस, अगर ये t है तो x माइनस अंडर रूट 1/t होगा। सोचो आराम से क्यों, इन दोनों का प्रोडक्ट हर कोई समझ गया कि हाँ सर 1 आ तो रहा है, तो दिस इज 1/t। अरे इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है यार, तो अगर एक नंबर t है तो अगला नंबर 1/t है। अब मैंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ दिस x निकाल दिया, जोड़ दो दोनों को, t प्लस 1/t हाफ। प्रॉब्लम को मैं t में ट्रांसफॉर्म करने जा रहा हूं, तो अब तुम समझ रहे हो कि सर जो dx है, अब तो तुम लोग को डिफरेंशियल में लिखना आता है ना, हाफ 1 माइनस 1/t² dt, ये आपका dx आया। तो अब देख लो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या कन्वर्ट हो गया, हाफ dx इज 1 माइनस 1/t² dt इंटू 1/t²। सो दिस वे ऑल्सो आई कैन डू कि सर इसको खोलिए आराम से, और वो x की पावर n फॉर्मूले से क्वेश्चन हो गया। 79 80 खूब भर भर के क्वेश्चन पूछ रहे हो है। 79 मेरा मन अब ओरल बताने का है। 79 का चलो आंसर लिखो, dt बाय रूट टी माइनस कॉमन, आंसर है इसका माइनस ऑफ, माइनस पहली टर्म का आंसर बोल रहा हूं मैं, -2 अंडर रूट 1 माइनस x²। अभी ये पहली टर्म का आंसर बोला मैंने, -2 अंडर रूट 1 माइनस x²। अभी सेकेंड टर्म का मैंने आंसर नहीं बोला है ना। अगले का आंसर है रूट टी डी टी। रूट टी डी टी का मतलब हुआ पावर 3/2 अपॉन पावर 3/2, माइनस लगा हुआ है ना, पावर 3/2 अपॉन 3/2। ये रहा 79 का आंसर। सोचो आराम से सोचो, है ना। तो डेरिवेटिव की फील्ड डेवलप हो चुकी है ना यार, कि सर वो 2x अपॉन 1 माइनस x² में 1 माइनस x² का डेरिवेटिव -2x, तो आपने वो -2x लिखा और माइनस को मैनेज कर लिया, तो पहला इंटीग्रल आपने dt बाई रूट टी डायरेक्ट पढ़ लिया, उससे आंसर ये आ गया सही। और जो अगला है उसमें 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x² साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है, तो आपने 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x² dx, ये पूरा dt, साइन इनवर्स x को t पढ़ा है मैंने, तो मानते हो वो भी रूट टी dt बन गया। कई लोग समझ गए ना। लास्ट क्वेश्चन 80, अरे यार सब ओरल टाइप है। 80 अब नहीं बताऊंगा, चलो 80 खुद करना कि सर 79 80 नो डिफरेंस है ना, एग्जैक्टली मैचिंग है, खुद करना ठीक। अरे करना नहीं तो आईआईटी के दिन मुझसे पूछने की जरूरत पड़ेगी ना, कि सर वो डाउट बताने के लिए आईआईटी में भेजते नहीं है कि एग्जाम में जाओ, यू कैन टेक 1 पर्सन विद यू, राइट, जो डाउट है उससे पूछ लेना। चलो डिस्कशन ओवर भाई। पेपर 2 सिंगल चॉइस, एनी डाउट, जल्दी खत्म करो, लास्ट 30 मिनट्स पढ़ाना चाहता हूं मैं क्विकली। सिंगल चॉइस, नो डाउट। अरे क्यों साइन इनवर्स एक्सचेंज करेंगे वंश, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव तुमको नहीं आता, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन अंडर रूट, ये तुमको नहीं पढ़ाया है क्या। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज अ गुड प्रॉब्लम, है ना, थोड़ा सा सीखने की कोशिश करना, ठीक है। ग्राफ बना हुआ है, मुझे बताओ ये जो मॉड y इक्वल टू एफ एक्स है, क्या इससे तुम ये समझते हो जहां एट विच एवर एक्स
fx जब पॉजिटिव होगा तब ये क्वांटिटी डिफाइन होगी, क्योंकि जहां fx नेगेटिव हुआ, मान लो मैं fx का ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान रखना, जब भी fx नेगेटिव होगा तो तुमको लगता ना कि सर ये ग्राफ तो डिफाइन ही नहीं होगा, है ना। आराम से सोचो, अगर मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि चलो इसका ग्राफ बना के दो, मॉड y इक्वल टू साइन एक्स का, बहुत इजी, हालांकि मुझे एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है साइन एक्स का ग्राफ, ठीक। तो क्या तुम्हारा एप्टीट्यूड ये नहीं कहता है कि सर जहां पर साइन एक्स नेगेटिव है वहां पर ये इक्वेशन का ग्राफ होगा ही नहीं, और जब साइन एक्स पॉजिटिव है तो क्या तुमको लगता नहीं कि अगर मॉड वाई की वैल्यू हाफ है तो क्या तुमको फील हो रहा है कि सर यू विल गेट 2y, y इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आई कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि जब साइन एक्स पॉजिटिव होगा तो ये जो इक्वेशन है ना, ये ग्राफ बनेगा y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू माइनस साइन एक्स, मतलब दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू माइनस साइन एक्स। और जहां पर साइन एक्स नेगेटिव है, कहना इसका ग्राफ नहीं बनेगा। अब इसी तरह से कि सर ये पोर्शन मॉड y इक्वल टू साइन एक्स नहीं बनेगा, यहां कहना कॉपी करो यार, मॉड y इक्वल टू साइन एक्स विल गेट यू ग्राफ लाइक दिस। कुछ समझ में आया? तो आई थिंक इस तरह से कंटिन्यू होता चला जाएगा, सही है। तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों को बात समझ में आई कि ये जो आपने पहला ग्राफ दिया था उससे क्या क्लियर हुआ कि जो माइनस बी से लेकर माइनस ए है ना, माइनस बी से माइनस ए, मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स ऊपर नीचे कॉपी हो रहा है। तो क्या समझ रहे हो कि सर एफ एक्स का ग्राफ श्योर ऐसा होगा? आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, ये होना पड़ेगा, तभी तो मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स ऊपर नीचे बनेगा। इसी तरह से ए से बी में मेरे ख्याल से कई लोगों को बात समझ में आई कि हाँ, मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स से हमको पता पड़ा कि एफ एक्स का ग्राफ शुड बी लाइक दिस। अभी मैंने पूरी बात नहीं की है। अब मानते हो एट जीरो मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स जीरो है, तो कहना है एफ एक्स जीरो होगा, ठीक। अब मुझे बताओ माइनस ए से ए में मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स मिसिंग है, तो क्या तुम समझ गए कि गारंटी एफ एक्स नेगेटिव आया होगा? तो वो जो सेकंड, अब सेकंड ग्राफ पर आओ, सेकंड ग्राफ y इक्वल टू मॉड एफ एक्स, तो तुम इतना समझ रहे हो कि सर इन दिस पोर्शन एफ एक्स नेगेटिव, तो y इक्वल टू मॉड एफ एक्स, तो यार तुम जानते हो कि यार मॉड एफ एक्स क्या करेगा, जो f नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना देगा। तो जो ग्राफ है उसको देख के फील कर पा रहे हो कि सर पक्का एफ एक्स ये रहा होगा, दिस शुड बी योर एफ एक्स, बाई टेकिंग मॉड दिस बिकम पॉजिटिव, कि सर ऐसा बन गया, ये बन गया। मैं y इक्वल टू मॉड एफ एक्स की बात कर रहा हूं, का ग्राफ ये आया, इसको पॉजिटिव बना दिया ना, तो मेरे ख्याल से योर एफ एक्स इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ठीक। अब इसमें भी क्या तुम फील कर रहे हो कि सर ये वाला पॉइंट ओपन होगा? ओहो सॉरी, आराम से सोचो क्यों ये पॉइंट ओपन क्यों है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। यहां सर ये पॉइंट ओपन क्यों है, क्योंकि आपका जो मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स है उसमें ये पॉइंट क्लोज है नहीं, तो इसका मतलब है एफ एक्स इक्वल टू इधर रहा होगा, यहां पर ओपन रहा होगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। चलो अब तो आंसर कोई भी कर लेगा, सिंगल चॉइस डन है ना। 1 to 4 आर ओवर, 1 और मोर 3 प्रॉब्लम्स, क्विकली जल्दी जल्दी करो यार। एनी डाउट? 5 का CD, 5 का CD गलत है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं बस तुमको ऐसी ओरली बता देता हूं कि जो लिमिट x टेंडिंग 0 माइनस एफ एक्स है वो आई थी ln2, और जो x टेंडिंग 0 प्लस थी ना, 0 प्लस,
वो आई थी 1, वो 1 आई थी, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी भाई, ठीक है ना, सी डी ऑप्शन नहीं करेगा एग्जिस्ट। गॉट इट। और यही सेम π/2 पर हुआ था, 5 का बी ऑप्शन ओनली। यार ये तो चालाकी है, π/2 माइनस, ओरल टाइप क्वेश्चन है भाई, x टेंडिंग π/2 माइनस f ऑफ x। तुम तो ओरल करते हो ना क्वेश्चन कि सर π/2 माइनस पर एक बार चेक तो करो, ओरली सुनना। मानते हो साइन x 1 से थोड़ा छोटा, 1 से थोड़ा छोटा होने पर, अरे 6 पर बाद में आएंगे, पहले 5 तो बता दूं, ठीक है। तुमको पता है ना, फ्रैक्शन को अगर इंटीजर से जस्ट लेस देते हैं, ये बात तुमको रट गई है ना कि सर इंटीजर से जस्ट लेस का फ्रैक्शन 1 आता है। अरे ग्राफ आता होगा ना तुम लोगों को, ये बार बार बात बतानी पड़ती है क्या कि सर देखो आई से जस्ट लेस पर फ्रैक्शन 1 हो गया, तो इसका मतलब है जो फ्रैक्शन साइन एक्स है वो 1 हो गया, ठीक। अब कॉस एक्स की बात करते हैं, π/2 से लेस होने पर मानते हो कॉस एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। तुमको तो कॉस एक्स का ग्राफ पता है ना कि सर π/2 से लेस पर 0 से बड़ा, तो मानते हो इंटीजर से जस्ट बड़ा होने पर फ्रैक्शन की वैल्यू 0। तो कई लोग समझ गए कि सर फ्रैक्शन कॉस एक्स तो 0 जा रहा है, फ्रैक्शन साइन एक्स 1 जा रहा है, तो क्या ओरली पढ़ने में आया कि अरे ये तो ln 1 प्लस एक्स बन गया, और नीचे भी x लिखा है, और वो जो आपका x है ना 1 प्लस वो 0 है, तो ये तो फॉर्मूला आता है ना ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, x टेंडिंग 0, आंसर इज 1। गॉट इट। तो इसका आंसर 1, और मेरे ख्याल से x0 प्लस जो है ना वो तुम खुद अब समझना कि सर x0 प्लस का भी एग्जैक्टली यही लॉजिक से क्वेश्चन हो गया था, ठीक है ना। एक सेकंड रुको, तुम्हारी ये टेक्निकल प्रॉब्लम भी बता ही दूं मैं, है ना, रुकना। गॉट इट। अब यार देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा पूछा था तुमने, जल्दी लिखो, इसमें मेरा एक भी बताने का मन नहीं है, सही बताऊं। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्योंकि कुछ ज्यादा ही लल्लू क्वेश्चन था, 6 का सी। देखो ओरली 1 से छोटा, 1 से छोटा लेंगे तो जो 1 माइनस एक्स है ना वो 0 से बड़ा होगा, तो मानते हो 2 को पावर कितनी मिलेगी सर, पॉजिटिव इंफिनिटी मिलेगी, है ना। तो 2 को पॉजिटिव इंफिनिटी अगर मिला तो वो प्लस इंफिनिटी जाएगा, तो मानते हो, अरे यार 2 की पावर माइनस ऑफ, तुमने अभी भी मुझे बताया कि सर 2 की पावर 1/1 माइनस एक्स प्लस इंफिनिटी आ गया 0। ये मैंने x1 प्लस बता दिया, सॉरी 1 माइनस बता दिया, सही। अब x1 प्लस करते हैं, x1 प्लस, ठीक है। तो 1 प्लस पर वो जो 1/1 माइनस एक्स है वो माइनस इंफिनिटी हो गया। सोचो 1 माइनस 1 प्लस, तो क्या वो 0 से लेस नहीं हो गया, तो 2 की पावर माइनस इंफिनिटी, तो दैट इज 0, तो 2 की पावर माइनस ऑफ 0 दैट इज 1। चलो मेरे ख्याल से 1 और मोर डन। तो यार लिमिट्स, जब लिमिटेशन है कि कैलकुलस में हमारे पास खाली लिमिट्स है, तो यार कैलकुलेशन वगैरह में तो है ना थोड़े से ही तो कंसेप्ट होते हैं। 7th का रॉन्ग आंसर नहीं, एक भी रॉन्ग आंसर नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। फंक्शन डिसकंटिन्यूस आता है दोनों पर, तुमको इसका मतलब है तुम वो नोट को तुम मेरे सही प्रूव कर रहे हो कि सर वो आपने एक नोट लिखवाया था, है ना। कई लोगों को नोट याद है ना कि वी आर नॉट एबल टू सॉल्व डबल लिमिट प्रॉब्लम, सर हमसे डबल लिमिट के सवाल नहीं बनते हैं। तो देखो मेरा पॉइंट प्रूव कर दिया तुमने, है ना, एक भी सवाल गलत नहीं है, चिंता मत करो।
अब जैसे तुमको 1 पर चेक करना है कि सर 1 पर 1 माइनस 1 प्लस, तो लिमिट एक्स टेंडिंग 1 माइनस, कुछ लोगों को पता है कि सर 1 माइनस पर पहले तो लिमिट n पर लगेगी, लिमिट n। कई लोगों को पता है कि सर वो डबल लिमिट वाले सवाल आपने बहुत अच्छे से सिखाए थे, है ना? हाँ, तो आंसर सही दिया हुआ है, क्यों क्यों परेशान हो? क्वेश्चन तो पढ़ते हो, उसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड गुड। कौन सा ऑप्शन गलत है वो टिक करना है। पढ़ तो लेते क्वेश्चन, जो सही नहीं है वो टिक करना था। अभी अभी डाउट क्लियर हुआ? ठीक है, तो x 1 से छोटा है, बस मैं कोई एक टर्म बता रहा हूं, तो 1 से छोटा पर कौन सी डेफिनेशन जाएगी? 1 प्लस एक्स की पावर n रेस टू 1 बाई n, ये डेफिनेशन जाएगी, है ना? हाँ, तो 1 से छोटा नंबर एक कांस्टेंट ट्रीट हुआ, कांस्टेंट जो कि 1 से कम है वो इन्फिनिटी चढ़ा दिया तो वो 0 आ गया, तो ये पूरी क्वांटिटी 1 आ गई। पावर 0 टेंडिंग 1 की पावर टेंडिंग 0, मानते हो सर ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं हुआ, ये 1 आ गया। अब इस पर लिमिट x लगाओ, चलो मैंने n पर लिमिट लगा दी है, अब x पर लिमिट लगाओ 1, लिमिट x टेंडिंग 1 प्लस डबल लिमिट, आई थिंक अब डेफिनेशन 1 अपॉन 1 प्लस। अब तुमको अच्छी तरह पता है कि x एक कांस्टेंट है लेकिन 1 से बड़ा है, को पावर इंफिनिटी रेस करेंगे तो वो इंफिनिटी जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, तो आफ्टर ऑपरेटिंग लिमिट ओवर n आई गॉट 0। अब x पर लिमिट लगाओ, कहना सर 0 आ गया है, तो गॉट इट। एंड व्हाट अबाउट f एट 1, कहना पुट कीजिए f एट 1, लिमिट n इंफिनिटी, x को साइलेंटली 1 रख दो, 1 प्लस 1 की पावर 1 बाई n, ये बना, x को 1 डाल दिया, डेफिनेशन देखो कौन सी डेफिनेशन चलेगी, तो 2 की पावर 0 1। अब मुझे लगता है कि आप खुद कर लोगे। अब एक काम करो, सिर्फ पैराग्राफ पूछो, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तो इंटीजर क्वेश्चंस को कल के लिए छोड़ लेता हूं, पैराग्राफ में लगभग डाउट नहीं आएंगे। पैराग्राफ क्विकली, इंटीजर को अभी मैंने ड्रॉप कर दिया, ठीक है, क्योंकि 6 इंटीजर है और हो सकता है तुम उसमें डाउट पूछो, जितना मुझे पता है पैराग्राफ में कोई भी डाउट नहीं है। एनी डाउट इन कॉम्प्रीहेंशन प्रॉब्लम? नहीं, कॉम्प्रीहेंशन में कॉल कर रहा हूं मैं, 14 मतलब फाई एन इज ऑड, राइट? कौन सा पूछ रहे हो? 17 तो लास्ट है यार, 17 16 15 14, 14 तो एकदम लल्लू था। 8n प्लस 4 को लिख दो 4 इंटू 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 एक ऑड नंबर है, 4 एक इवन नंबर है, तो कोई भी कॉमन सेंस से कह देगा, और वो भी 2 का 2 स्क्वायर, तो दे आर रिलेटिवली प्राइम, ठीक है ना? 2 स्क्वायर एंड 2n प्लस 1 दे आर रिलेटिवली प्राइम, तो सीधा फाई ऑफ 2 स्क्वायर इंटू फाई ऑफ 2n प्लस 1, और फाई ऑफ 2 स्क्वायर तो तुम निकाल दोगे। लास्ट क्वेश्चन है ना? अच्छा, कल नहीं, अपनी क्लास जब भी नेक्स्ट है ना। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में तुमको लगा नहीं कि सर साइन इनवर्स टैन इनवर्स को भी कॉट बना लेते हैं, पाई माइनस, सोचो कैसे लिखा मैंने, तो आई थिंक पाई अपॉन -1, है ना? तो इससे तुम्हारा पहला क्वेश्चन भी हो गया कि सर इसकी तो रेंज आ गई, और तुम मानते हो कि सर ये डिक्रीजिंग होता है। ओरली सोचो, कॉस इनवर्स डिक्रीज, कॉट इनवर्स ऑल्सो डिक्रीज, तो ये डिक्रीज, तो अगर ये डिक्रीज है तो मानते हो ये तो इंक्रीज हो गया। तो क्या समझ में आया कि एफ ऑफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग। डोमेन तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि सर डोमेन -1 to 1, डोमेन -1 to 1, इजी।
तो अब रेंज तो ओरली बता दोगे कि सर -1 पुट करने से आपको लोएस्ट वैल्यू और 1 पुट करने से आपको हाईएस्ट वैल्यू। ठीक, अब मुझे बताओ अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो क्या ये 1 1 फंक्शन हुआ? सोचो, आराम से सोचो, फंक्शन 1 1 हुआ कि नहीं? अगर फंक्शन 1 1 है, f एक 1 1 फंक्शन है, तो fx1 बराबर fx2 से तुम समझ गए कि सर x1 x2 को बराबर करना पड़ेगा, इक्वल टू ये जो भी लिखा है, ठीक है, डॉट डॉट। यहां से 2x आए थे, जिसने सॉल्व किया उसने 2x निकाले, है ना? तो यार एक चीज बताओ, जब ये तुम 2x निकाल लिए, ये आंसर में देख लेता हूं, -6/5 और 1/5, ये आंसर आता है, जिसने किया उसका ये आंसर आता है। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या तुम्हारा फर्ज ये नहीं है कि सर इस नंबर को चेक तो कीजिए, ये नंबर -1 to 1 में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये चेक नहीं करोगे? अभी तो तुमने कहा था f ऑफ x की डोमेन -1 to 1 है, तो वो जो f के अंदर इतना हाईफाई सा क्वांटिटी डाला है, उसको -1 to 1 भी तो होना पड़ेगा। अच्छा, 1/5 आता है क्या? चलो जो भी आता है, ठीक है, यू ऑप्टेन, ठीक है। पता नहीं, मैंने, हो सकता है, मैं वैसे कैलकुलेशन गलत करता हूं ना एक्चुअली, तो हो सकता है मैंने कैलकुलेशन गलत की हो। तो यू ऑप्टेन x जिसमें 2x आते हैं, और वो 2x पर कोई एक x पर ये जो नंबर है ना, वो -1 to 1 में लाई नहीं करता है, समझ गए? और एक पर कर जाता है, तो देयर इज सिंगल सॉल्यूशन। गॉट इट? चलो लो थोड़ा सा इंटीग्रेशन पढ़ लें। अच्छा हटाओ यार, इंटीजर भी खत्म ही कर दो, है ना, कल से मैं डिस्कस नहीं करूंगा। हटाओ, इंटीजर में तुम क्या कह रहे थे? सिंगल डाउट है? जल्दी से पूछो कौन सा डाउट है, फट से पूछो यार, कल से पेपर नहीं लाऊंगा। हटाओ, एंड करो इसको आज, मैं बताऊंगा ही नहीं, अब मैं डाउट बताऊंगा ही नहीं। इंटीजर प्रॉब्लम्स, एनी डाउट? 2 का मतलब है सेकंड। 9, अरे बहुत इजी था यार, बहुत ज्यादा इजी था। 9 and 10, बस अब इसके आगे आई विल नॉट एंटरटेन। ओके, 9 and 10। 10 तो नहीं पूछ सकते यार तुम, 10 को मैं ओरल बताऊंगा। सबको पता है सर GIF हमेशा निकल आता है, तो ओरल ही सुनते हैं। π/2 से छोटा, तो π/x जो है वो 2 से बड़ा हो गया। π/2 से लेस बोला ना, तो π/x ये 2 से मोर हो गया। 2 से मोर का GIF 2 आ गया। तुमको पता है कि सर हमेशा GIF एग्जैक्ट मिल जाता है, तो ये 2 हो गया। अब GIF के अंदर बनना 2x, ओरली सुनते जाओ, 2x। तो तुमने π/2 से मोर कहा है ना, तो जो 2x है वो पाई से मोर हो गया, सही है? नहीं भाई, नहीं पूछ सकते। तो पाई से मोर, तो पाई से मोर का GIF मानते हो 3 आ गया। कुछ लोग समझ रहे हैं? तो ये जो इतना हाई फाई GIF लिखा है वो पूरा 3 आ गया। अब तुम लोग ओरली जानते हो कि सर f ऑफ x माइनस f ऑफ π/2 जो कि 0 अपॉन x माइनस π/2, ठीक? तो ln cos अपॉन x माइनस π/2 की पावर m+1 बन गया, अपॉन x माइनस π/2 पावर m+1, और इंटू 3, वो जो पूरा GIF है, हाई फाई GIF, वो 3 आया है बेचारा, समझ गए? अब ln के अंदर 1 है, तो तुम तो स्मार्ट हो कि सर ये तो हम रट गए हैं, ln 1 प्लस अपॉन जो भी cos -1 इंटू cos -1, तो ln 1 प्लस अपॉन cos -1, ये तो 1 है, और cos -1 अपॉन x माइनस π/2 की पावर m+1। मानते हो m+1 को 2 बनना पड़ेगा। कुछ लोग समझ गए कि सर m+1 को 2 लीजिए, तब इस लिमिट का आंसर -½ आ जाएगा, -½ और अच्छा वो इंटू 3 भी पढ़ा था वो GIF, तो मानते हो लिमिट का आंसर -3/2। कई लोग समझ गए?
तो लिमिट की वैल्यू -3/2, और वो भी कब आई, जब m+1 2 था। मेरे ख्याल से कई लोग समझ गए, ठीक, मतलब m बराबर 1 हो गया नहीं। अब इसी का सेकंड प्रॉब्लम, ये तो एकदम लल्लू क्वेश्चन था जिसमें तुम लोग बुद्धू बन गए। मैंने तो क्या किया, इसको सबको f में ले जाके कर दिया कि यार देखो तुमको g-1 चाहिए तो डायरेक्टली x को 1 डाल दो, ये f2 आ गया, ठीक है। अब मैंने कहा कि तुमको g'1 चाहिए, तो जो g' एक बार डिफरेंशिएट कर दो फर्स्ट रिलेशन को ही, g'1 x को 1 रख दो, बिल्कुल पेशेंस रख के करना था, प्लस g'1, g'1 f2 है, तो f'2 माइनस f2। समझो मैंने क्या किया, मैं बहुत पेशेंटली सबको f में कन्वर्ट करता जा रहा हूं कि यार ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, है ना। जितने ज्यादा वेरिएबल के साथ g भी है f भी है, मैंने कहा सबको चलो f कन्वर्ट करते हैं, समझ गए, है ना। समझ में आया कि सर आपने g'1 की वैल्यू f2 डाल दी और x को 1 डालने से ये f'2 बन गया। अब तुमको चाहिए g'3 अपने क्वेश्चन के लिए, तो वो जो सेकंड रिलेशन है ना, वहां पर जाओ और x को 2 डाल दो, तो -2 इज f'2, है ना। बस तो तुम समझ गए कि सर अब तो खत्म हो गया क्वेश्चन, सब f में कन्वर्ट हो चुका है। तो मेरे ख्याल से अब तुम आराम से पुट करो कि सर अब आपने जो पूछा है उसमें पुट करते जाइए, g'1 f2 माइनस g'1 f'2 माइनस f2 अपॉन g'3 माइनस f'2 अपॉन 2 प्लस g'1 इज f2। आंसर आ गया, मालूम है, सब कट गया, आंसर की वैल्यू आ गई। ओवर, डिस्कशन कंप्लीट, ठीक हो गया, अब हो गया है ना, चलो फाइनली ओवर। लो भाई थोड़ा सा तो इंटीग्रेशन पढ़ लें, लेकिन एक अच्छा काम हुआ नहीं कि सर कम से कम डिस्कशन पेंडिंग तो नहीं है। लास्ट क्लास आई थिंक हम लोग कुछ सब हो गया, पूरा पेपर डिस्कस हो गया, अब कुछ नहीं बचा। तो लास्ट क्लास वी वर डूइंग सम सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम्स, राइट। करो भाई, जल्दी करो। क्विकली, फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से सबका अब तक आ जाना चाहिए, है ना, कि सर e⁻৯x कॉमन लेते ही प्रॉब्लम खत्म हो गया।
अब तो तुम लोग के थोड़े से ओरल स्किल्स डेवलप हो गए ना। टी की पावर 1/3, तो इसको तुमने dt बना लिया ना कि सर ये रहा dt, यही बना मन में t पढ़ते हुए। ये t की पावर 1/3 है, ये पूरा dt है, तो आंसर t की पावर 4/3 इंटू 3/4। आराम से सोचो। तो फाइनल आंसर बिल्कुल सही है ना, ये रहा फाइनल आंसर। अगला कंटिन्यू करो, तब तक मैं कुछ थोड़ी सी थ्योरी लिख दूं, है ना, कि कुछ तो नया सीखेंगे यार। इतने इतने धीरे इंटीग्रेशन थोड़ी चलना चाहिए। अरे मुझे सब ध्यान है दीपक कि डिफरेंशिएशन पेंडिंग है, मुझे सब ध्यान है ना। पहले मैट्रिक्स तो खत्म कर लो, फिर डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। करो करो, सभी लोग ट्राई करो इसे। गुड, जिसका हो गया अच्छी बात है। ओके, लास्ट वन में तुमने 1+x² पूरे में से बाहर निकाला है ना कि सर इन टोटल 1+x² आउट, तो रूट के साथ बाहर आएगा ना, एंड विद इन स्क्वायर रूट रिमेन्स 1+, आई थिंक ये पावर 3/2 है, ये पावर 3/2 है, ये पावर 1 है। तो मेरे ख्याल से तुम इतनी मैनिपुलेशन समझ जाओगे कि सर आफ्टर टेकिंग 1+x² आउट ये बना। अब जिसका डिफरेंशिएशन के स्किल्स अच्छे हैं वो कहेगा सर इस पूरे को टी पढ़िए, टी, तो तुम लोग तो चेन रूल आता है ना, √1/2 √1+x² इंटू 2x। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया कि अरे सर अगर आपने इसको टी पढ़ा तो ये पूरा dt है, तो ये तो डायरेक्टली dt/√t पढ़ने में आ गया। t की पावर -12 dt का आंसर t की पावर +12 अपॉन +12, तो डायरेक्ट आंसर 2
√t, ये था आंसर। सही, बिल्कुल सही। तो थोड़ा थोड़ा तो इंप्रूव करें ना यार, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट होना रिक्वायर्ड होता है। नहीं, ये कॉपी करो, फिर मैं तुमको इसका सार बता दूंगा, ठीक है ना, समरी। हाँ हाँ बिल्कुल, 1 + x² को तुम t² से भी कर सकते थे, है ना। वैसे मैंने कितने स्टेप में सॉल्यूशन दिया था ऋतुराज? अब पहले इस पेज को कॉपी करो, लास्ट पेज पर बाद में जाएंगे, पहले इसको कॉपी करो। प्रद्युम्न तुम बस मेरा बताया हुआ 100% करो, 100%। कि सर आपका दिया हर होमवर्क, एक एक प्रॉब्लम मेरा खुद का ट्राइड है ना। तुम अगर मेरे कराए हुए सारे सवाल कभी ना कभी खुद से सॉल्व कर लेते हो, कि सर जेई देने से पहले तक आपका दिया हुआ एक एक क्वेश्चन मेरा खुद से सॉल्व होगा, खुद से, मतलब समझ रहे हो, कि हो सकता है कि कभी डिस्कशन में तुमने मुझसे होमवर्क पूछ लिया कि सर ये क्वेश्चन बता दो, नहीं हुआ, लेकिन 2 महीने बाद उस क्वेश्चन को तुमने खुद से ट्राई किया अगेन और वो तुमसे बन गया, तब मैं मानूंगा कि वो क्वेश्चन तुमसे खुद से सॉल्व हुआ है। समझ गए? क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कॉपी करना वो तुम्हारा सॉल्व नहीं है। तो वॉट एवर सोर्स आई गिव, वेदर इट इज शीट, वेदर दे आर टेस्ट पेपर्स, तुम तो देख रहे हो सर टेस्ट पेपर भी तो होमवर्क की तरीके, आप तो प्रॉपर यार पेपर डिस्कस करते हो, इसका मतलब है वो भी होमवर्क प्रॉब्लम्स है। देन लेटर ऑन यू विल कम टू नो कि सर ब्लैक बुक, पिंक बुक, येलो बुक, दे आर ऑल्सो होमवर्क प्रॉब्लम्स। ठीक, तो मेरा बताया हर सोर्स तुम खुद से सॉल्व अगर कर लोगे तो यू कैन अचीव एनी पॉसिबल रैंक। ठीक है, कुछ भी ला सकते हो। तो इसके अलावा समय नहीं है, नो प्रॉब्लम, कि सर हम आपके होमवर्क के अलावा सर उठा ही नहीं पाते, हमारी गर्दन उतने में ही झुकी रह जाती है, उसके अलावा इधर उधर देखने का मौका ही नहीं मिल रहा, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। तुम मेरा दिया हुआ पूरा कर तो लो एक बार, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कीप इन माइंड कि खाली होमवर्क करना सफिशिएंट नहीं है, होमवर्क के सॉल्यूशंस भी क्वालिटी सॉल्यूशन होने चाहिए। ये नहीं कि सर हो तो जाता है, सारे सवाल कर लिए, लेकिन बस ज्यादा नहीं, एक एक सवाल एक एक पेज लेता है। ठीक है, तो तुम्हारे सॉल्यूशंस, तुम्हारी अप्रोच मुझसे मैच करने लग जानी चाहिए, कि सर जैसा आप क्लास में कराते हो ना वैसा ही मैच करने लगा है, तब क्वालिटी सॉल्यूशंस तब आएंगे और तब क्वालिटी रैंक भी आएगी। समझ गए? ओके फाइन, मैं बस तुमको एक आइडिया दे रहा हूं कि ये थॉट क्या है ना। तो ये थॉट सिंपल है कि देखो वो क्या कह रहा है, वो डेरिवेटिव का आइडिया ले रहा है, कह रहा है कि देखो डेरिवेटिव से हिंट आता है ना, डेरिवेटिव से। तो कह रहा है कि देखो अगर m ऑड है तो एक पावर cos x को तो dx के साथ रख लो, cos x dx, जो बची पावर है मानते वो इवन होगी। तो क्या तुमको लगता नहीं कि सर cos की जो इवन पावर है उसको साइन में फट से कन्वर्ट कर सकते हैं, कहीं कोई अंडर रूट नहीं आएगा। सोचो बात को आराम से कि cos की पावर 7 इज देयर, तो लोग समझ चुके हैं कि सर cos की पावर 6 cos, ये तो मेरा dt बनेगा और इसे मैं आराम से साइन में कन्वर्ट कर लूंगा। तो मेरे ख्याल से तुमको फील आ गया कि ये जो मैंने
सब्स्टिट्यूशन का हिंट दिया है वो क्यों दिया, कहां से आया, है ना। वो डेरिवेटिव से पिक किया कि यार किसका डेरिवेटिव दिख रहा है। तो आई थिंक ये 3 पॉइंट तक तो तुम फट से एक बार में समझ गए, है ना, कि सर ये 3 पॉइंट तो क्लियर हो गए। और ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है कि m+n अगर नेगेटिव इवन है तो क्या, तो ये 10x का थॉट कि यार वैसे तो देखो अल्टीमेटली रटना है ना, लेकिन तुम कह सकते हो कि सर मेरे को लॉजिक पता है, चलो इसको m+n क्रिएट करते हैं। तो इन ऑर्डर टू क्रिएट m+n मैंने cos n मैनेज किया, तो यहां m+n आ गया। अब जितने लोग समझदार हैं वो कहेंगे कि देखो ये नेगेटिव इवन है, तो नेगेटिव इवन का मतलब होता है सेक की पावर पॉजिटिव इवन। मैं तो तुमको बस हिंट दे रहा हूं कि ये 10x का आइडिया आया कहां से, 10 की पावर n। अब तुमको लगता नहीं कि सर ये एक सेक की पावर पॉजिटिव इवन, तो कुछ लोग कहेंगे कि सर सेक स्क्वायर तो आप रिजर्व कर लीजिए dt के लिए, क्योंकि tan सेक स्क्वायर इज द डेरिवेटिव ऑफ tan, और जो बची हुई सेक की पावर है मानते हो वो भी तो इवन पावर है, वो भी पॉजिटिव। तो तुमको लगता नहीं वो बची हुई पावर को मैं tan में कन्वर्ट कर लूंगा यूजिंग 1 + tan स्क्वायर, इसकी पावर व्हाट आई डोंट नो, ब्लैंक, छोड़ दो यार। बस मैंने एक आइडिया दिया है कि ऐसा करने से तुम्हारा प्रॉब्लम FT/DT बहुत आराम से कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो अभी वो प्रॉब्लम्स में एप्लीकेशन सीख लेंगे। और ये जो लास्ट केस है अदर्स, इसके लिए देयर इज नो स्टैंडर्ड मेथड, कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है मेरे पास, इसको तुमको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। गॉट इट, कॉपीड है ना। हाँ मतलब रटना क्या, ये तो करते करते फील आ जाता है। मैंने तो एक बात रट रखी है ना कि मुझे डेरिवेटिव से फील आता है, तो जिसको डेरिवेटिव से फील आता है उसके लिए 3 पॉइंट तो क्लियर हो गए कि सर ये 3 पॉइंट तो मुझे रटने जैसा है ही नहीं, है ना। हाँ ये जरूर थोड़ा सा अच्छा है, तो अगर तुम रटने की बात कहोगे तो मैं कहूंगा ये रटो, ये 4th वाला है काम का, ठीक है ना। एक मिनट, किसी ने पिछली स्लाइड मांगी थी ना, ये रही पिछली स्लाइड। अभी ठीक है, डन। थोड़ा सा तो प्रैक्टिस करेंगे, नहीं नहीं तो करो भाई। बिल्कुल मुझे पता है तुम्हारी क्लास है, तो जल्दी करो और क्या। ये 1/2 है, ये 7/2 है ना। फर्स्ट प्रॉब्लम इज डन कि सर फर्स्ट में कॉस को dx के साथ करके थोड़ा जल्दी हो गया, कॉस स्क्वायर 1 - साइन स्क्वायर, मेरे ख्याल से ये बेहतर सॉल्यूशन है। कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर इसको क्यों नहीं आपने sin x dx बनाया, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बस ये कि वो थोड़ा आंसर बहुत लंबा आएगा। क्यों? क्योंकि sin x dx जो लोग रिजर्व करेंगे तो वो 2022 है ना, तो वो 2022 पता कैसे मैनेज होगा सर, 1011 1 - cos स्क्वायर की पावर 1011,
बाइनोमियल लगेगा, 1012 टर्म की सीरीज आएगी। समझ पा रहे हो? तो समझदार हो तुम कि सर इससे जाने से केवल 2 लाइन में, 2 टर्म में क्वेश्चन खत्म हो गया, ओनली 2 लाइन्स। अब तो आंसर लिखो कि सर हम इसको मन में पढ़ के निपटा देंगे। टी की पावर 2023 dt, नहीं, टी की पावर 2025 dt। कौन पुट करेगा? लोग तो डायरेक्ट आंसर कर देंगे कि सर हम तो ओरल आंसर कर देते हैं। 2024 अपॉन 2024। अगले का आंसर 2026। ये रहा आंसर। अगला भी हो गया, नहीं? गुड। नेक्स्ट प्रॉब्लम में तुमने नोटिस कर लिया कि सर 7/2 -7/2 -12 इज -2, मतलब नेगेटिव इवन, और नेगेटिव इवन में tan। तो पुट करने से पहले देखते हैं कि सर हमारे तो थोड़े से स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं। tan का हिंट बहुत है ना कि सर इसको tan में कन्वर्ट करते हैं, बाद में पुट करते हैं। पहले इसको tan में लिखा जाए, √10। अरे मैंने cos से डिवाइड किया यार, cos की पावर हाफ। तो कई लोग समझ गए सर ये cos 4 हो गया। गलत कर रहा हूं क्या? नहीं ना। अब कई लोग समझदार समझ गए कि सर sec की पावर 4 sec स्क्वायर, एंड यू अंडरस्टैंड कि sec स्क्वायर बचे हुए का आप क्या करोगे, है ना? नहीं, मैंने टर्म गलत गिन दिए थे वैसे फैजल, ठीक है ना। बस मैंने तुमको एक हिंट दिया था कि वो साइन की पावर को बाइनोमियल से खोलेंगे, और उसके बाद में कॉस क्यूब मल्टीप्लाई भी था, ठीक है। नहीं, मैंने टर्म्स सही गिने थे फैजल। 2022 को मैंने कन्वर्ट किया था 1011, तो 1012 टर्म की बाइनोमियल खुलेगी। मैंने सही गिना था। मेरे लॉजिक सही होते हैं, कंसेप्ट सही होते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी गलत कर देता हूं मैं। 1 + tan स्क्वायर अपॉन √10। बस अब तो आंसर खत्म करें कि सर एक dt/√t है, 2√t, और अगला t की पावर 3/2 है, t की पावर 3/2 dt, तो t की पावर 5/2। मैं सही कर रहा हूं ना? t की पावर 5/2 अपॉन 5/2, ये रहा आंसर। अब यार एक काम करें, अब मैं क्लास छोड़ता हूं, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को घर से ट्राई करके आना, और होमवर्क बता दूं। होमवर्क काफी लेट हो गया यार, वेरी सॉरी, ठीक है, कोई नहीं, ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो लेट अस फिनिश मैट्रिसेस, इसको एंड करते हैं। मैट्रिसेस रिमेनिंग, दैट इज एक्सरसाइज 5, ठीक है। अब तो एक दिन की छुट्टी है ना, तो एक तो रिमेनिंग मैट्रिसेस करके आओगे, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन छोड़ देना, ठीक है। और जीएन बर्मन से बहुत थोड़ा होमवर्क देता हूं, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा पढ़ाने के मूड में भी हूं, ठीक है। एक काम करते हैं, डिस्कशन सिर्फ इतने का होगा। आई विल नॉट डिस्कस जीएन बर्मन, लेकिन मैं तुमको दे देता हूं, क्योंकि तुम्हारे में से कुछ लोग जो है ना कि सर हमारे पास समय है, हम क्या करें, है ना, तो दे कैन गो, बट आई विल ओनली डिस्कस दिस पार्ट, ओके। तो दे कैन कंटिन्यू फ्रॉम 1781 टिल 1831, यहां तक कर सकते हैं। बाकी मैंने इसे होमवर्क नहीं दिया है, मैं इसको आगे अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, नॉट
डे आफ्टर टुमारो, है ना। तो डे आफ्टर टुमारो आई विल ओनली डिस्कस दिस। चलो भाई, बाय, जय हिंद, गुड नाइट।